Very welcome back. Today we are going to go over some questions which have been created using the class 6th Science NCERT textbook as the reference. So let's begin. Let's look at the first question. Which of the following fibers is obtained from stem of a plant? A. Cotton, B. Wool, C. Jute, or is it D. Coir? So we know that fibers can be categorized into natural and synthetic types. The natural fibers are the ones which are directly derived from animals or plants. Okay, they are derived from या तो animals, for example, animal skin, animal hair, or plants. For example, cotton, jute, etc. And the other type of fiber is the synthetic fiber, in which we are using chemicals. We are chemically treating substances to derive fibers. So we have four options and we have to tell which one of the following is obtained from the stem. Stem से कौन सा मिलता है? So to all of those who answered C jute are correct. So देख लेते हैं कि जूट इसका आंसर क्यों होगा. कॉटन की बात करी जाए तो कॉटन फाइबर जो होता है जिससे आपका कॉटन क्लोथ्स बनते हैं, कॉटन फाइबर एक्चुअली फ्रूट से मिलता है. कॉटन के फ्रूट को कहा जाता है कॉटन बोल. ओके, सो कॉटन बोल जब राइप हो जाता है तो ये बर्स्ट कर जाता है. इट बर्स्ट्स ओपन अपॉन राइपनिंग. और जब ये बर्स्ट ओपन करता है तो इसमें से क्या निकलता है? इसके सीड्स होते हैं और इसके ऊपर कॉटन फाइबर्स पड़े होते हैं. एंड दीज कॉटन फाइबर्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ स्टार्च. ये कार्बोहाइड्रेट नेचर के होते हैं और ये बेसिकली कॉटन फाइबर्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं? कॉटन के फ्रूट से मिल रहे हैं. सेकेंड ऑप्शन जो है बी वूल, दैट इज कमिंग फ्रॉम दी फ्लीस ऑफ एनिमल्स, जो हेयर एनिमल्स का. फॉर एग्जाम्पल वी हैव शीप, वी हैव याक, वी हैव रैबिट, वी हैव गोट. इन सब का जो हेयर है, इन सब का फ्लीस है, उससे हमें वूल मिलता है. तो ये तो एक प्लांट से डिराइव्ड होने वाला फाइबर है ही नहीं, ये तो हमें एनिमल से मिल रहा है. सी जूट जो आंसर है करेक्ट. जूट इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. तो होता क्या है कि जूट जब अपने फ्लावरिंग स्टेज में ही होता है तभी इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है. ओके, तभी फसल कटाई हो जाती है और फिर हम इसकी स्टेम को लेके थोड़ी देर के लिए पानी में छोड़ देते हैं. पानी के अंदर स्टेम रॉट कर जाती है एंड देन आफ्टर इट इज रॉटन हम उसमें से फिर जूट फाइबर्स अलग कर लेते हैं. तो बेसिकली जो जूट प्लांट है वो आपको स्टेम से मिलता है, जूट प्लांट की स्टेम से मिलता है. डी कॉयर क्या होता है? कॉयर होता है जो आपने कोकोनट देखा होगा, कोकोनट जो ब्राउन कलर का उनके ऊपर हार्ड कवरिंग रहती है ना, उसके में से जो फाइबर्स निकल रहे होते हैं, धागे निकल रहे होते हैं, उन्हीं को हम कॉयर कहते हैं. तो कोकोनट क्योंकि एक फ्रूट होता है इसलिए जो कॉयर होता है वो एक फ्रूट ऑफ द प्लांट से ऑब्टेन किया जा रहा है, जैसे कॉटन फ्रूट ऑफ द प्लांट से ऑब्टेन किया जा रहा है. बट जूट जो होता है वो स्टेम ऑफ अ प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है. तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी जूट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ. किस चीज से स्कर्वी होता है? किस चीज की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी आयरन, और इज इट डी विटामिन डी? तो आप में से जिसने भी विटामिन सी कहा है वो बिल्कुल सही है. स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है. तो होता क्या है इसमें कि जब आपकी डाइट में विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है, यानी कि विटामिन सी की कमी होती है, जो कि आपको किससे मिलता है? सिट्रस फ्रूट्स. फॉर एग्जाम्पल लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सब से आपको विटामिन सी मिलता है. तो उससे स्कर्वी हो जाता है. और स्कर्वी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? स्कर्वी के टाइम पे आपकी जो मसूड़े होते हैं, योर गम्स दे बिकम सुपर वीक, और उनमें से खून आने लग जाता है, दे स्टार्ट ब्लीडिंग. उसके अलावा जो आपके वुंड्स होते हैं, अगर आपको कोई भी चोट लग जाए तो इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू हील. ओके, आपको मालूम है कि जब हमें भी कोई भी चोट लगती है तो अपने आप थोड़े दिन बाद वो ठीक हो जाता है. पर स्कर्वी के पेशेंट में वो जो चोट है वो थोड़े ज्यादा टाइम लेती है ठीक होने के लिए, कंपेयर टू अ पर्सन जिसको डिजीज ना हो. बाकी की जो ये विटामिन और आयरन मेंशन्ड है, इससे क्या डिजीज होती है ये भी देख लेते हैं. विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमारी आंखों पे इफेक्ट पड़ता है. ओके, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें ब्लाइंडनेस हो सकती है. एक स्पेसिफिक टाइप की ब्लाइंडनेस होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें रात के विजन पे इफेक्ट होता है. रात को अपना दिखना कम या बंद हो जाता है. सो दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए विच इज नाइट ब्लाइंडनेस. सी आयरन. आयरन जो आपको स्पिनच से मिलता है. ओके, कहते हैं ना स्पिनच खाओ और बिल्कुल स्ट्रांग हो जाओ, बिकॉज आयरन का बहुत रिच सोर्स होता है स्पिनच. और आयरन की डेफिशिएंसी से हमें खून की कमी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं अनीमिया. आयरन की डेफिशिएंसी से खून की कमी हो जाती है, अनीमिया. उसके बाद है विटामिन डी. विटामिन डी कहाँ से मिलता है? विटामिन डी हमें मिलता है मिल्क से, मिलता है एग से, मिलता है. और विटामिन डी से क्या होता है? विटामिन डी क्यों जरूरी है हमारे लिए? बिकॉज विटामिन डी की कमी से हो जाता है हमें रिकेट्स.
ठीक है। रिकेट्स में क्या होता है, हमारी बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और वो बेंड कर जाती है। तो छोटे बच्चों में ये बहुत देखने को मिलता है, बिकॉज अगर उनकी डाइट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उनकी जो बोन्स होती है, वैसे ही बच्चों की बोन्स थोड़ी दे आर वीक इन कंपैरिजन टू एडल्ट्स, और फिर इनकी डेफिशिएंसी से वो और सॉफ्ट होके बेंड हो जाती हैं। दैट इज विटामिन डी की वजह से होता है रिकेट्स। ओके, सो दीज आर दी 4 टाइप्स ऑफ डिजीजेस जो कि हमारी कॉज होती है इन सबकी डेफिशिएंसी से, और स्कर्वी किससे होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक सेल? थॉमस एल्वा एडिसन, माइकल फराडे, सी आइजैक न्यूटन, और इज इट डी एलेजेंड्रो वोल्टा? आप में से जिसने भी एलेजेंड्रो वोल्टा कहा है वो बिल्कुल सही है, बिकॉज यही इसका आंसर है। तो सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है? इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो जब भी ये केमिकल्स रिएक्ट करेंगे तो उससे केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और उससे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होती है। ओके, सो इलेक्ट्रिकल सेल्स हम अपने आपने देखा होगा, रिमोट हो गया, कोई भी डिवाइस हो गया, उन सब में आप सेल डालते हो, तो डिवाइसेस के चलने के पीछे का जो राज होता है वो इलेक्ट्रिक सेल होता है। और इलेक्ट्रिक सेल को किसने इन्वेंट किया था? एलेजेंड्रो वोल्टा ने। इसको आप थॉमस एल्वा एडिसन से मत कंफ्यूज कीजिएगा। थॉमस एल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का, उन्होंने बल्ब जो था वो इन्वेंट किया था, और एलेजेंड्रो वोल्टा ने इलेक्ट्रिक सेल इन्वेंट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस ऑफ लीव्स इज कॉल्ड? व्हाट इज द लॉस ऑफ वाटर? जो सरफेस ऑफ लीव्स है उसमें से जो पानी का लॉस हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? ए पर्सपिरेशन, बी ट्रांसपिरेशन, सी कंडक्शन, और डी अब्जॉर्प्शन। जिसने भी कहा है ट्रांसपिरेशन वो बिल्कुल सही है, बिकॉज यही इसका आंसर है। तो देख लेते हैं कि चारों टर्म्स का क्या मतलब है। पर्सपिरेशन मतलब स्वेटिंग, ठीक है, पर्सपायर करना मतलब स्वेट करना। तो नॉर्मल जो आपकी बॉडी में स्वेटिंग होती है उस प्रोसेस को पर्सपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन इज एक्चुअली द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लीव्स। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि जब गर्मी का टाइम है या दिन का टाइम है तो उसमें लीव्स के सरफेस पर से पानी का लॉस होता रहता है। पानी जो है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर उड़ता रहता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। कंडक्शन का क्या मतलब होता है? कंडक्शन होता है कि आपको मालूम है जो रूट्स होती है प्लांट की वो क्या करती है, पानी को ऑब्जॉर्ब करती है सॉइल में से, और फिर वो जो पानी है वो पूरा प्लांट में उसको ट्रांसफर किया जाता है। वो रूट्स, नीचे वाला जो रूट्स हैं आपकी वो ऑब्जॉर्ब कर रही हैं, बट वो बिल्कुल टिप तक जा रहे हैं, राइट, टॉप टिप तक जा रहे हैं। अगर बड़ा सा पेड़ है तब भी रूट्स नीचे जमीन से पानी लेंगी और वो बिल्कुल ऊपर तक जो है पानी पहुंचाया जाएगा। एंड दैट प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज कंडक्शन, ठीक है। कंडक्ट करा जा रहा है वाटर को थ्रू आउट द प्लांट। डी जो प्रोसेस है वो है अब्जॉर्प्शन। तो अब्जॉर्प्शन क्या होता है? रूट्स जैसे पानी अब्जॉर्ब कर रही है, कहीं से खींचना पानी को, उसको अब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो ये अब्जॉर्प्शन उल्टा हो गया ट्रांसपिरेशन का, ठीक है। ट्रांसपिरेशन तो लॉस है, अब्जॉर्प्शन तो गेन है, ठीक है। तो आंसर इज बी, ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सर्फेस ऑफ लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिन वायर इन अ बल्ब दैट ग्लोज। सो एक बल्ब में जो थिन वायर होती है जो ग्लो करती है, जिसकी वजह से बल्ब एमिट करता है लाइट, उसको क्या कहा जाता है? ए फ्यूज, बी फिलामेंट, सी सेल, और इज इट डी स्विच? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी फिलामेंट। तो फिलामेंट जो होता है आप आगे जाके पढ़ेंगे कि फिलामेंट एक स्पेशल मटेरियल से बना होता है जिसको कहते हैं टंगस्टन, और टंगस्टन का बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो मेल्ट ही नहीं करता है। तो उसमें से आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो इतना गर्म हो जाता है कि वो लाइट एमिट करना शुरू कर देता है। तो इसका आंसर फिलामेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेल मूव्स विद द हेल्प ऑफ इट्स। तो स्नेल अपने किस पार्ट या किस बॉडी ऑर्गन की मदद से मूव करता है? ए स्किन, बी मस्कुलर फुट, सी होल बॉडी, और इज इट डी बोन्स? तो स्नेल अपने मस्कुलर फुट की मदद से मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? Light travels in a straight line. Changes in our environment constitute stimuli. Earthworm moves by repetitive expansions and contractions of body muscles. And D. Alessandro Volta invented bulb. So, अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चंस पे ध्यान दिया हो तो आपको इसका आंसर मालूम होगा। द करेक्ट ऑप्शन विच इज फॉल्स इज एलेजेंड्रो वोल्टा इन्वेंटेड बल्ब। इन्होंने क्या इन्वेंट किया था? इन्होंने इलेक्ट्रिक सेल इन्वेंट किया था। तो बाकी की सारी लाइनें बिल्कुल सही हैं। जो लाइट है इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं जिनके लिए हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है, ऑल दोज चेंजेस जिनको हम रिस्पॉन्ड करते हैं दे आर कॉल्ड एज स्टिमुलाई। जैसे हमें किसी ने टच किया तो वो एक तरीके का चेंज है, हम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर स्टिमुलाई। और तीसरी चीज है अर्थवॉर्म जो है अपनी पूरी बॉडी पे उसके मसल्स प्रेजेंट है और उनको एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करके ही बिल्कुल मूव करता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपोनेंट ऑफ एयर सपोर्ट्स बर्निंग ऑफ अ कैंडल। तो हमारी जो एयर है, हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। हमें ये बताना है कि उनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो कि कैंडल के बर्निंग को सपोर्ट करेगा, राइट, जो कि बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है या जरूरी है। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी आर्गन और इज इट डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप में से जिसने भी कहा है ए ऑक्सीजन, वो बिल्कुल सही है। तो ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है फॉर बर्निंग टू टेक प्लेस। तो आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं? आपने कभी ना कभी कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट देखा या किया होगा। आप एक कैंडल लीजिए और उस कैंडल के ऊपर आप एक ग्लास ग्लास जार या ग्लास रख दीजिए उल्टा करके, और आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद वो जो फ्लेम है वो बुझ जाएगी, ठीक है। वो एकदम से भी बुझ सकती है। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उस पे जो ऑक्सीजन का सप्लाई है आपने वो कट कर दिया, अब एयर में ऑक्सीजन नहीं बची, और उसकी वजह से जो कैंडल का फ्लेम है वो बुझ जाएगा, क्योंकि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन जो कि आपका मोस्ट अबंडेंट गैस है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में अबाउट 78% नाइट्रोजन है, पर नाइट्रोजन जो है वो बर्निंग सपोर्ट नहीं करता। उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बर्निंग सपोर्ट नहीं करता। कार्बन डाइऑक्साइड तो उल्टा आग को बुझाता है, इसलिए उसको एक्सटिंग्विशर्स में हम यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। और सी जो आर्गन है, आप आगे जाके पढ़ेंगे, इट इज अ नोबल गैस, बहुत कम रिएक्टिविटी शो करती है, बट इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अटैचेस लीफ टू स्टेम। एक स्टेम से लीफ को क्या अटैच करता है? ए लीफ मार्जिन, बी पीटियोल, सी ब्रांच और इज इट डी लैमिना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी पीटियोल। तो पीटियोल वो स्ट्रक्चर होता है जो आपकी लीफ को स्टेम से अटैच करता है। लीफ मार्जिन क्या होता है? जो भी लीफ का जो साइड का बॉर्डर होता है उसको ही लीफ मार्जिन कहा जाता है। लैमिना क्या होता है? वो पूरा सरफेस जो लीफ का है उसको लीफ लैमिना कहा जाता है। और ब्रांच क्या होती है? ब्रांच स्टेम से ही निकलती है और इसके ऊपर आपकी जो लीव्स है वो अटैच्ड हो सकती है, बट अगेन जो एक ब्रांच अगर लीफ से अटैच्ड है तो उनके बीच का जो कनेक्शन पीटियोल ही कहलाता है। तो कोई भी लीफ को जो स्टेम से या ब्रांच से कनेक्ट कर रहा है वो पीटियोल स्ट्रक्चर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट्स दैट आर वीक एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड। ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत वीक है, यानी कि उनकी स्टेम्स वीक है और वो ग्राउंड पे स्प्रेड करती हैं? ए हर्ब्स, बी श्रब्स, सी क्रीपर्स और डी क्लाइंबर्स। सो द करेक्ट आंसर इज सी क्रीपर्स। तो क्रीपर्स क्या होते हैं? नाम से पता लग रहा है वो क्रीप करते हैं, ठीक है, ग्राउंड पे वो ऐसे स्प्रेड करते हैं, वो क्रीपर्स कहलाते हैं। क्लाइंबर्स जो होते हैं वो क्लाइंब करते हैं, वो ट्रीज के जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनकी ट्रंक्स पे वर्टिकली या वॉल्स पर आपने देखा होगा वैसे क्लाइंब कर जाते हैं, उनकी भी स्टेम्स वीक होती है। दोनों ही क्रीपर और क्लाइंबर की स्टेम्स वीक होती है, उनको सपोर्ट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो क्लाइंबर का तो एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो कि हमारे घरों में भी बहुत लोग रखते हैं, वो है मनी प्लांट। तो आपने मनी प्लांट में देखा होगा कि एक लंबा सा डंडा लगा के रखते हैं। वो क्यों लगा के रखते हैं? बिकॉज हमें जो मनी प्लांट होता है वो क्लाइंबर होता है और उसे वर्टिकल सपोर्ट की जरूरत होती है ऊपर चढ़ने के लिए। हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और श्रब्स होते हैं हर्ब्स से बड़े होते हैं, पर हर्ब्स और श्रब्स दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज नोन एज। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ए कंडेंसेशन, बी इवेपोरेशन, सी प्रेसिपिटेशन और इज इट डी सब्लिमेशन। सो द करेक्ट आंसर इज बी इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन ये वो प्रोसेस होता है जिससे जो वाटर होता है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इवेपोरेशन जैसे है। नाउ इवेपोरेशन ही ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन जो आपने पढ़ के आए हैं हम, जो लीव्स में से लीव्स के ऊपर से वाटर का लॉस हो रहा है वो ट्रांसपिरेशन कहलाया जाता है। वो कुछ नहीं, वो एक स्पेशल टाइप का इवेपोरेशन ही है, वो भी इवेपोरेशन ही हो रहा है। इवन जो प्रेसिपिटेशन है, ठीक है, जो स्वेटिंग होके आपको मालूम है आपका जब स्वेट आता है तो स्वेट उड़ जाता है, वो भी एक इवेपोरेशन है, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशन में इवेपोरेशन को अलग अलग टर्म दे दिया है। तो अगर लीव्स के सरफेस पर से वाटर लॉस हो रहा है तो उसको ट्रांसपिरेशन कह देते हैं, सिंपल। उसके अलावा जो टर्म्स है उनका मतलब भी देख लेते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन इसका उल्टा है, अगर वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन होती है बारिश, तो बारिश गिरना वो प्रेसिपिटेशन कहलाती है। और डी सब्लिमेशन ये भी आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। सब्लिमेशन में एक सॉलिड स्टेट डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अभी समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे जाके आप इसको पढ़ेंगे। Which of the following is not a feature of aquatic plants? Aquatic plants का इनमें से क्या फीचर नहीं है, हमें बताना है क्या नहीं है। A short roots, B hollow stem, C thick waxy stem और is it D none of the above? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? C thick waxy stem।
शॉर्ट रूट्स, अगर आपका प्लांट एक्वेटिक है तो वो सरफेस पे ऐसे तैर सा रहा होता है, तो उसको जो ज़्यादा है ज़मीन तक जाने की ज़रूरत है ही नहीं, उसको पानी तो इतना एम्पल मिल रहा है, तो उसकी रूट्स छोटी-छोटी होती हैं बिकॉज़ वो चारों ओर से पानी से ही सराउंडेड है, तो इसलिए उसकी रूट ज़्यादा बड़े होने की ज़रूरत नहीं होती, आराम से वो अपने सराउंडिंग से पानी ले सकता है, तो उसकी छोटी रूट्स भी रहेंगी। हॉलो स्टेम मतलब अंदर से खोखली। अब अंदर से खोखली होने का क्या फ़ायदा रहता है कि जो प्लांट है वो फ्लोट करता रहता है पानी के ऊपर, ठीक है? तो दैट इज़ एन एडवांटेज, वो उसको पानी के ऊपर फ्लोट करने में हेल्प करता है। सी थिक वैक्सी स्टेम, यानी कि उसकी स्टेम के ऊपर बहुत थिक वैक्स लेयर पड़ी है, तो वो आपका एक्वेटिक प्लांट्स में नहीं, ये आपको एक डेजर्ट प्लांट में फीचर दिखेगा। क्यों डेजर्ट प्लांट में जरूरत है इस फीचर की? इसलिए जरूरत है क्योंकि डेजर्ट में बहुत कम पानी होता है, तो वो अवॉइड करना चाहते हैं ट्रांसपिरेशन एट एनी कॉस्ट। वो नहीं चाहते कि उनके पास थोड़ा बहुत जो पानी है वो भी वो ट्रांसपिरेशन से लूज कर जाए, इसलिए जो उनकी स्टेम होती है उसके ऊपर बहुत ज्यादा थिक वैक्सी कोटिंग होती है ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो पाए, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, थिक वैक्सी स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु क्रिएटेड द मेट्रिक सिस्टम फॉर मेजरमेंट? मेट्रिक सिस्टम जो है मेजरमेंट के लिए वो किसने क्रिएट किया था? ए फ्रेंच, बी ग्रीक, सी चाइनीज और इज इट डी पॉलिश? तो इसका आंसर है ए फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज सॉल्युबल इन वाटर? पानी में कौन सी चीज है जो कि घुल जाती है? ए केरोसिन, बी विनेगर, सी सॉइल और इज इट डी कोकोनट ऑयल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी विनेगर। केरोसिन जो होता है, ठीक है, वो आपका एक तेल होता है, एक टाइप ऑफ ऑयल होता है, तो वो भी आपका पानी में डिजोल्व नहीं होता। कोकोनट ऑयल भी नहीं होता, वो तो फ्लोट करेगा पानी के ऊपर। सॉइल, अगर आप मिट्टी लेके डिजोल्व करने की कोशिश करिए, पूरी तरीके से डिजोल्व नहीं होती मिट्टी भी, तो द करेक्ट आंसर इज बी विनेगर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ बनाना इज नॉट एडिबल? बनाना का कौन सा पार्ट आप खा नहीं सकते? ए स्टेम, बी रूट, सी फ्रूट और इज ए डी फ्लावर? अब आप सब में से बहुत लोगों ने फ्रूट तो खाया होगा बनाना का, तो बाकी की जो ऑप्शंस है उनमें आप बताने की कोशिश करिए कि स्टेम, रूट और फ्लावर में से कौन सा हिस्सा है जो कि हम खा नहीं सकते। तो जिसने भी बताया है रूट, वो बिल्कुल सही है। तो स्टेम, फ्रूट और फ्लावर तीनों बनाना के एडिबल होते हैं, बट रूट एडिबल नहीं होती, ये बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मसल्स इज फॉल्स? जो हमारी मसल्स होती है उनके बारे में कौन सी चीज गलत है? ए मसल्स कैन नेवर पुश, बी मसल्स कैन पुश और पुल, सी मसल्स वर्क इन पेयर्स और इज डी मसल्स कैन बी अटैच्ड टू बोन्स? सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? द फॉल्स स्टेटमेंट इज मसल्स कैन पुश और पुल। देखिए, मसल्स कैन ओनली पुल, मसल सिर्फ पुल कर सकती है, पुश कभी नहीं कर सकती, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गई। इसके साथ साथ मसल्स पेयर्स में काम करती है, एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो दूसरी मसल रिलैक्स करेगी, तो हमेशा वो पेयर्स में, यानी कि दो मसल्स एक साथ काम करेंगी। और जो मसल्स हैं वो बोन्स के साथ अटैच हो सकती है। इनफैक्ट जो आप मूव कर पाते हो, राइट, आपकी जो बॉडी मूव कर पाती है, हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स है, उसके साथ हमारी मसल्स अटैच्ड है और वो मसल्स मूव करती है, उसी की वजह से हम मूव कर पाते हैं। तो इसलिए मसल्स कैन बी अटैच्ड टू बोन्स, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मसल्स कैन नेवर पुश, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मसल्स कैन ओनली पुल। ओके, लेट्स मूव एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 इन डाइट इज? विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से क्या होता है? ए बेरीबेरी, बी गोइटर, सी स्कर्वी और इज डी मेरास्मस? सो द करेक्ट आंसर इज ए बेरीबेरी। बेरीबेरी एक ऐसी डिजीज होती है जो कि आपको, जिसमें आपको बहुत वीकनेस महसूस होती है, ठीक है? तो दिस इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। तो ये जो बाकी की डिजीजेज हैं, ये किसकी डेफिशिएंसी से होती है, ये भी देख लेते हैं। गोइटर, गोइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है। आयोडीन क्या होता है? आयोडीन एक मिनरल होता है और आयोडीन आपको आयोडीनेटेड सॉल्ट से मिलता है। तो इसकी ज़रूरत क्या है आयोडीन की? आयोडीन आपको अभी आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा, बट आगे जाके आप पढ़ेंगे कि हमारे गले में ग्लैंड्स होते हैं कुछ, उन ग्लैंड्स के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। उन ग्लैंड्स से चीज़ें निकलती हैं, कुछ वो बनाते हैं वो ग्लैंड्स, उनकी चीज़, उसके लिए हमें आयोडीन की ज़रूरत होती है। तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो गॉइटर हो जाता है। तो इसमें होता है कि हमारी नेक स्वेल कर जाती है और स्पेशली अगर बच्चे की बात करी जाए तो बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिल जाता है। स्कर्वी हम देख के आए हैं, स्कर्वी किससे होता है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, जिसमें हमारे गम्स ब्लीड करने लग जाते हैं एंड वुंड्स टेक अ लिटिल बिट लॉन्गर टू हील। मैरास्मस जो होती है वो एक डेफिशिएंसी डिजीज है जिसके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, इन सब चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है? तो मैरास्मस, स्कर्वी, गॉइटर, बेरीबेरी इंपॉर्टेंट डिजीजेस है, याद रखिएगा। Next question is select the correct statement. Cylindrical magnets have only one pole. Magnets were discovered in Rome.
Magnets become weak if not stored properly. To store a horseshoe shaped magnet, a piece of wood should be kept across poles. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ध्यान से पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को, पॉज कर लीजिए वीडियो को और आंसर करने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। मैग्नेट्स बिकम वीक इफ नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि बाकी की सारी गलत है। तो देख लेते हैं उनमें गलतियां क्या है। ए जो स्टेटमेंट है वो ये कह रही है सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हैव ओनली वन पोल, तो ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, कोई भी टाइप का मैग्नेट हो, चाहे बार मैग्नेट हो, चाहे हॉर्सशू शेप मैग्नेट हो, चाहे सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो, किसी भी टाइप के मैग्नेट के पास हमेशा दो पोल्स होते हैं। ठीक है, मैग्नेट्स ऑलवेज हैव टू पोल्स, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पास एक पोल ही हो। सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो ये कह रही है मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन रोम, ये भी गलत है। मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। आपको याद होगा आपकी टेक्स्ट बुक में एक स्टोरी भी बता रखी है कि एक शेफर्ड था मैग्नस नाम का, वो अपनी शीप्स को चरा रहा था। तो क्या हुआ कि रास्ते में उसके पास एक रॉड थी, मतलब एक उसके पास डंडा था, उसके एंड पर आयरन का पार्टिकल लगा हुआ था और वो एक रॉक से जाके चिपक जाता है। तो तब उस टाइम पे मैग्नेट्स का डिस्कवरी हुआ था। तो ये आपका ग्रीस में हुआ था। सी जो है वो है मैग्नेट्स बिकम वीक इफ नॉट स्टोर प्रॉपर्ली, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप मैग्नेट्स को ठीक से स्टोर नहीं करते हो तो वो विद टाइम अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देते हैं और वो वीक हो जाते हैं। डी जो है वो ये कह रहा है टू स्टोर अ हॉर्सशू शेप मैग्नेट अ पीस ऑफ वुड शुड बी केप्ट अक्रॉस पोल्स, तो ये गलत है। आपको एक पीस ऑफ वुड को नहीं बल्कि आयरन के पीस को अक्रॉस द पोल्स रखना पड़ता है टू स्टोर दी हॉर्सशू शेप्ड मैग्नेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजिबल पार्ट ऑफ अ बड आर कॉल्ड एज, तो विजिबल पार्ट जो होता है बड का उसको क्या कहा जाता है? ए फ्लावर्स, बी लीव्स, सी सेपल्स या डी पेटल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी सेपल्स। तो आपने देखा होगा बर्ड के ऊपर जो ग्रीन ग्रीन कलर की चीजें होती है वही सेपल्स होते हैं। ठीक है, पेटल्स तो फ्लावर्स के वो कलर्ड जो तितलियां टाइप्स होती है ना, तितलियां कहते हैं उनको, क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो पेटल्स कहलाती है, राइट। उसके बाद लीव्स तो आपकी ग्रीन कलर की होती है जिनमें खाना बनता है प्लांट का, और फ्लावर्स के ही पार्ट्स होते हैं सेपल्स पेटल ये सारे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया सी सेपल्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर मैग्नेट्स। अगेन मैग्नेट्स पे क्वेश्चन आ गया है, हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मैग्नेट्स के लिए ट्रू नहीं है, यानी कि गलत है। ए ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स, बी अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइंस इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, like poles of two magnets attract each other, or is it D bar magnets are stored in pairs with their unlike poles on the same side? So इसका करेक्ट आंसर क्या है? Like poles of two magnets attract each other। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे, लाइक कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल को कभी अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो हमेशा उसको रिपेल करेगा। तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल्स रिपेल करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मालूम होनी चाहिए। जो ए स्टेटमेंट है ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स, अभी हमने दो क्वेश्चन पहले देखा था, हर मैग्नेट के हमेशा दो पोल्स होते हैं, तो ये भी सही है। एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट को आप ऐसे, मतलब आप एक बार मैग्नेट लो, उसको ऊपर एक धागा बांध दो और उसको ऐसे छोड़ दो लटका के, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगा खुद को। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है कि बार मैग्नेट को स्टोर करना है तो हमेशा पेयर में, यानी कि दो बार मैग्नेट्स एक साथ स्टोर किए जाते हैं और उनके जो अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। इसका मतलब क्या है कि अगर देख लेते हैं, बना देते हैं, अगर ये मेरा एक बार मैग्नेट है, ठीक है, इसका मैं मान लेती हूँ ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो जो मेरा दूसरा बार मैग्नेट होगा जो इसके पेयर वाला, ठीक है, जिसके साथ मैं इसको स्टोर कर रही हूँ, उसका यहाँ पे साउथ पोल होगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, तो उनका जो अनलाइक पोल्स हैं वो ऑन द सेम साइड होते हैं। ओके, इनके भी इधर हम वैसे इनके बीच में एक वुड का पार्टिकल रखते हैं, ऐसे वुड का पार्टिकल रखते हैं, थोड़ा अजीब हो गया, वुड का पार्टिकल रखते हैं और यहाँ पे आयरन रखते हैं दोनों के एंड्स पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बार मैग्नेट को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा इनमें से? ए वुडन टेबल, बी कॉपर वायर, सी ग्लास बीकर और डी वुलन स्वेटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? कॉपर वायर। वुडन टेबल, ग्लास बीकर, वुलन स्वेटर, ये सारे बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ सेंट कबीर। सेंट कबीर बाय ऑक्यूपेशन क्या थे? ए वीवर, बी फार्मर, सी कॉबलर और इज डी पॉटर। तो इसका आंसर है ए वीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन। कॉटन के लिए कौन सी सॉइल सुटेबल है? ओके, तो आपने कॉटन का में पढ़ा है कि कॉटन को क्या चाहिए होता है? एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए होता है। ओके, सो कॉटन के लिए सैंडी सॉइल, रेड सॉइल, एलुविलियल सॉइल या ब्लैक सॉइल में से कौन सी सॉइल ज्यादा सुटेबल है ग्रोथ के लिए? तो करेक्ट आंसर इज डी
ब्लैक सॉइल. दिस इज द वन विच इज सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन. चलिए इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं. आई होप आप सबको इन क्वेश्चंस का आंसर करने में मजा आया होगा. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.